एक ऐसा रिटन लेटर जिसने $1 अरब का चूना लगा दिया। कैसे महज 5 घंटे में इराक की सेंट्रल बैंक से सबसे बड़ी चोरी की वारदात हुई। कैसे ट्रक बने इराक की बर्बादी का रास्ता। क्यों इस चोरी को लीगल करार दिया गया। क्यों चोरी की रकम का एक हिस्सा आज तक गुमनाम है। क्या हुआ था 18 मार्च 2003 की देर रात जिसने इराक की काया पलट कर दी। क्या है सद्दाम हुसैन का इस रॉबरी से लिंक। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 18 मार्च 2003। इस तारीख से 2 दिन पहले इराक के प्रेसिडेंट पैलेस में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसकी वजह थे बाहरी हमले, जिनसे अलर्ट करने के लिए हफ्ते भर से हवा में अलार्म की गूंज गूंज रही थी। माहौल में डर, बेचैनी और फिक्र थी। परिवारों ने घरों में चावल और केरोसिन ऑयल जमा करके रखा था ताकि इस मुश्किल वक्त में बच्चों का पेट चावल से ही भर सके। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को काफिले के साथ उत्तर की तरफ जॉर्डन और टर्की में भेजा जा रहा था, जबकि यूनाइटेड नेशंस के वेपन्स इंस्पेक्टर पहले ही जा चुके थे। हर कोई जानता था कि आगे क्या तबाही आने वाली है। इस बीच तीसरी मंजिल पर बनी एक सेफ स्टडी रूम में प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन अपनी मेज पर बैठे हुए थे। कमरे की फिजाओं में सिगरेट के धुएं और पुराने कागजों की खुशबू घुल रही थी। सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना की वर्दी पहनी हुई थी। वही वर्दी की आड़ में वो ऐसे फैसले लेना पसंद करते थे जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उनके ठीक सामने मेज पर राष्ट्रपति के लेटरहेड का एक पन्ना पड़ा हुआ था, जिसमें साफ शब्दों में सेंट्रल बैंक ऑफ इराक को आदेश दिया गया था कि वो डॉक्यूमेंट होल्डर्स को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 100 मिलियन यूरो जारी करे। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब देते हुए लेटर में आगे लिखा था, मुल्क यानी इराक पर होने वाले अमेरिकी हमलों के खतरे को देखते हुए देश की रकम को दुश्मनों के हाथ लगने से बचाने के लिए उसे किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना जरूरी है। इसलिए सेंट्रल बैंक में मौजूद कैश को कुसै हुसैन यानी सद्दाम हुसैन के बेटे को सौंप दिया जाए। ये लेटर सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के गवर्नर के नाम लिखा था, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वही बैंक की $1 बिलियन रकम को बैंक से निकालकर कुसै हुसैन को सौंप दे। अब क्योंकि आदेश देश के राष्ट्रपति का था, तो बैंक कर्मचारी भी कुछ नहीं कह पाए और खामोशी से सद्दाम हुसैन के ऑर्डर को कबूल कर लिया। बस फिर क्या था, ऑर्डर पास होते ही कुसै हुसैन ने अपनी एक टीम बनाई और 3 ट्रक लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की तरफ रवाना हो गए। ये ट्रक बिना नंबर वाले थे, जिसका मकसद उनकी पहचान को छुपाना था। ऑर्डर पास होने के कुछ मिनट बाद बैंक के हेड ऑफिसर्स को भी फोन किया गया और उन्हें सख्त आदेश में कहा गया कि जल्द से जल्द सेंट्रल बैंक में पहुंचे, क्योंकि उन्हें मुख्य तिजोरियों से कैश निकालना था। कैश को गिनकर ट्रकों में भरवाना था। इतनी बड़ी रकम को गिनना या निकालना आसान काम नहीं था, इसलिए देर रात उन्हें फौरन सेंट्रल बैंक पहुंचने का हुक्म दिया गया, वो भी उस समय जब देश बाहरी हमलों के खतरे से जूझ रहा था। हफ्ते भर से लाइट गुल हो चुकी थी और सिर्फ नाम मात्र को ही कभी कभाग आ रही थी। पूरे मुल्क में मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे। बाहर सड़कों पर खौफ और सन्नाटा दोनों पसर चुके थे। सनसेट के बाद से भारी कर्फ्यू लग जाता था, जिसमें किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। लड़ाकू विमान बिना रुके आसमान में गश्त लगा रहे थे ताकि दुश्मन की आने वाली मिसाइलों को वक्त से पहले ही खत्म किया जा सके। आसमान से लेकर ज़मीन तक हर तरफ दुश्मन के हमलों का डर था। धीरे धीरे इराक का सिस्टम कमज़ोर पड़ता जा रहा था। इसी सन्नाटे और तंग माहौल के बीच राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का कैश निकालने का फरमान लोगों को काफ़ी अटपटा लग रहा था, जबकि कुछ का मानना था कि ये सब देश की रकम को बचाने के लिए किया जा रहा है। वहीं जिन बैंक कर्मचारियों को ये फरमान पसंद नहीं आया, उन्होंने भी अपनी जुबान बंद रखने में ही भलाई समझी, क्योंकि हल्का सा भी सवाल राजद्रोह के बराबर था। इसलिए ऑर्डर मिलते ही बैंक के आला अधिकारी इराक की राजधानी के बीचों बीच बने सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में पहुंच गए, जिसकी तिजोरियों में इराकी दिनार का भंडार लगा था। गवर्नमेंट सैलरी पेमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला कैश और इमरजेंसी फंड सुरक्षित रखे गए थे। ये इमारत ईरान इराक वॉर, गल्फ वॉर और दशकों के सैंक्शन से महफूज होकर सालों से खड़ी थी। इसकी दीवारें 3 फीट मोटी थी। भले ही इसका सिक्योरिटी सिस्टम पुराने तरीके पर आधारित था, लेकिन फिर भी इसे एक अभेद किले के रूप में देखा जाता था, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन अपनों ने ही इस अभेद किले की सुरक्षा में सेंध लगा दी। 18 मार्च की देर रात 6-7 बैंक के वरिष्ठ कर्मचारी बैंक में जमा हो चुके थे। हर किसी का चेहरा डर और घबराहट से पीला पड़ चुका था, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के लिए गए फैसले पर सवाल कर सके, क्योंकि तानाशाही में आप जितना कम जानते हैं उतने ही सुरक्षित रहते हैं। इसी एक लाइन को अच्छे से समझकर बैंक के आला अधिकारियों ने खामोशी से मुख्य तिजोरी की तरफ कदम बढ़ाए और तिजोरी के दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। बैंक में इतना सन्नाटा था कि कदमों की आवाज़ भी शोर की तरह गूंज रही थी।
सुबह करीब 4:12 पर 3 ट्रकों के साथ कुसै हुसैन सेंट्रल बैंक के बाहर पहुंच गए। लेकिन वो फ्रंट डोर से नहीं बल्कि बैक डोर से अंदर आए थे। उनके साथ स्पेशल रिपब्लिकन गार्ड के व्हीकल्स भी थे, जिसे सद्दाम हुसैन की सबसे खास यूनिट माना जाता था, जो तिकृति के वफादार आदिवासियों की एक टुकड़ी थी। और सद्दाम हुसैन के करीब रहने की वजह से यूनिट में शामिल कई सदस्य पैसों में खेल रहे थे। ये रकम वफादारी, चुप रहने और हर कदम पर सरकार का साथ निभाने के बदले दी जाती थी। ये आम सैनिक नहीं थे, बल्कि युद्ध अभ्यास में माहिर सिपाही थे, जो किसी भी खतरे को भांपकर उसे नेस्त नाबूद करने का दम रखते थे। इसलिए इन्हें सेंट्रल बैंक से पैसे निकालने के मिशन में भी शामिल किया गया था। बैंक पहुंचते ही उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। काफिले में सबसे आगे गाड़ी थी कुसै हुसैन की, जो सबसे छोटे बेटे, उत्तराधिकारी और रिपब्लिकन गार्ड के कमांडर थे, जिनकी उम्र महज 37 साल थी। उन्होंने आम नागरिकों की तरह साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेदर की जैकेट, गहरे रंग की पैंट और साधारण जूते। उनके पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि उन्हें हथियार की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उनकी पहचान थी शांत दिमाग, समझदारी भरा अंदाज और बातों से मोहित करने वाला तरीका। कुसै हुसैन अपने बड़े भाई उदय हुसैन से बिल्कुल अलग थे। उदय की पहचान एक क्रूर इंसान के रूप में होती थी। वो बहुत गर्म दिमाग के व्यक्ति थे और अपने ऐशो आराम वाली जिंदगी के लिए बदनाम थे, जबकि छोटे भाई कुसै उदय के मुकाबले काफ़ी शांत और समझदार माने जाते थे। यही वजह थी कि सद्दाम हुसैन भी उन्हें अपना असली वारिस मानते थे, जिनके कंधों पर उन्होंने सेंट्रल बैंक से पैसे निकालने की जिम्मेदारी डाल दी थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि कुसै हुसैन हर मुश्किल काम को समझदारी से आसान बनाकर पूरा कर सकते हैं। कुसै ने इराक के इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेट्स का भी मैनेजमेंट संभाला था, जिसमें स्पेशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, रिपब्लिकन गार्ड और इन्फॉर्मेंट्स का एक बड़ा नेटवर्क शामिल था, जिसने उनके पिता सद्दाम को सत्ता में बनाए रखा था। इसलिए अब कुसै हुसैन अपने पिता का ऑर्डर मानकर सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में भी कैश निकालने चले आए थे, जिन्होंने आते ही गवर्नर से कैश के बारे में पूछताछ की और फिर अपने गार्ड्स को कैश निकालने का ऑर्डर दिया। $1 बिलियन जितनी बड़ी रकम को तिजोरी से बाहर निकालने में टीम को लगभग 5 घंटे का समय लगा। लेकिन इस बीच किसी ने इस ऑपरेशन पर कोई बात नहीं की। खास तौर से बैंक कर्मचारियों ने मौन व्रत रख लिया और खामोशी से हुसैन के इंस्ट्रक्शंस पर मशीनों की तरह बिना रुके, बिना कोई सवाल किए काम करते रहे। उन्होंने कई छोटी छोटी सेफ्स के ताले खोल दिए, कैश के बंडलों की गिनती शुरू कर दी, लोहे के बक्सों को ट्रॉलियों पर लादा और फिर उन्हें लोडिंग वे की तरफ ले गए। यानी एक ही समय पर सामान उठाना, कैश का ढेर लगाना, बार बार साइन करना और उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना। इतना मुश्किल काम था कि बैंक एम्प्लॉय बुरी तरह से थक गए, लेकिन रुके नहीं। सारा पैसा प्लास्टिक में लिपटी ईंटों के रूप में रखा जा रहा था। हर ईंट या ब्लॉक में 100 दिनार के नोट थे। इस तरह 10 ब्लॉक का एक पूरा बंडल बनाया गया और एक बॉक्स या केस में 4 बंडल भरे गए। ये केस मिलिट्री ग्रेड के एल्यूमिनियम के बने थे, जिन पर सीरियल नंबर डाले गए थे, लेकिन किसी भी बैंक कर्मचारी ने इन नंबरों को दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई। 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 100 मिलियन यूरो, इस पूरे कैश का टोटल अमाउंट था $1 अरब। ये रकम इराक के पूरे एनुअल हेल्थ बजट से भी कई गुना ज़्यादा थी। ये शिक्षा मंत्रालय के एनुअल एक्सपेंडिचर की 3 गुना बढ़ती रकम थी और कई सरकारी कर्मचारियों के कई महीनों की सैलरी के बराबर थी। इसी रकम का फिजिकल वेट भी काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला था। $900 मिलियन के नोटों का वज़न करीब करीब 9 टन था। इस तरह टोटल अमाउंट का वज़न लगभग 10 टन आका गया था। सैनिकों ने इस पूरे अमाउंट को तिजोरी तक पहुंचाने के लिए एक चैन बना रखी थी, जिसके जरिए पैसा बैंक की तिजोरियों से निकालकर बाहर खड़े ट्रक तक लाया जा रहा था। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि पैसा बहुत सारा था और समय बहुत ही कम। कुसै हुसैन बार बार जल्दी काम करो का इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। जो बैंक कर्मचारी कुर्सी पर तन कर बैठकर काम करते थे, अब वो भी सत्ता के हुक्म के सामने झुक गए थे और कैशियर से लेकर कुल्ली तक का काम कर रहे थे। बैंक में चल रहे काम को देखकर ये कहना मुश्किल था कि ये वही इराक की सेंट्रल बैंक है जिसे अभेद किला, सुरक्षा का दूसरा नाम या सही और सटीक मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। बल्कि इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी गोदाम में माल ढुलाई का काम चल रहा हो। सैनिकों ने ट्रक तक कैश और केस लाने के लिए कड़ी बनाई हुई थी। वो 2-2 की जोड़ी में काम कर रहे थे, वो भी बिना रुके, लेकिन थकान उन्हें रुकने पर मजबूर कर रही थी। उनके जूते फर्श पर अब घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहे थे। ठंडी हवा से शराबोर रात में भी भारी कैश उठाते उठाते उनके पसीने छूटने लगे थे। वर्दी पसीने में पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उन्हें रुकने या कुछ मिनट बैठकर पसीना सुखाने तक की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि सारा कैश जल्द से जल्द ट्रक में लादना था।
5 घंटे तक चले इस काम में किसी ने आपस में कोई बात नहीं की। जो भी बात हुई सिर्फ कैश से रिलेटेड ही हुई। कितना कैश है, किस केस में कितने नोटों के बंडल रखे हैं, कितना कैश बाकी है, ऐसे सवालों से सेंट्रल बैंक गूंज रही थी। बार बार गिनना, लोड करना, साइन करना, ट्रांसफ़र करना, यही प्रोसेस बिना रुके दोहराया जा रहा था। कुछ कर्मचारी अंदर ही अंदर रो रहे थे, क्योंकि जिस कैश को उन्होंने संभाल कर रखा था, जिसकी देखरेख में सुरक्षा तैनात की थी, देश की सुरक्षा के लिए धनराशि जोड़कर रखी गई थी, अब वही कैश वो अपने हाथों से खुसे हुसैन को सौंप रहे थे। जिसका मतलब उन्हें अच्छे से पता था कि इस पैसे का आगे क्या होने वाला है। लेकिन राष्ट्रपति का डर इतना था कि उन्होंने उफ तक नहीं की और बस खामोशी से एक के बाद एक नोटों के बंडल सैनिकों के हाथों में सौंपते रहे। वो अच्छे से जानते थे कि ये पैसा ना तो देश को वापस मिलेगा और न ही बैंक को, लेकिन फिर भी बैंक कर्मचारी किसी को इस बारे में नहीं बता सकते थे। उन्हें कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जो इस पैसे को बैंक से बाहर जाने से रोक सके। बैंक कर्मचारी और सैनिकों पर खुसे हुसैन ने पैनी नज़र बनाकर रखी हुई थी। वो एक कोने में कुर्सी पर बैठे थे और हर शख्स की हर हरकत पर नज़र गड़ाए हुए थे। खुसे हुसैन बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखते और फिर नज़र उठाकर चारों तरफ देखते। उन्होंने बीच में कुछ सैनिकों से भी बात की, लेकिन आवाज़ इतनी धीमी थी कि पास खड़े शख्स को भी कुछ सुनाई नहीं दिया। ये गुपचुप बात करने का अंदाज काफ़ी सस्पिशियस था। कुसे ने इस रात सिर्फ एक दस्तावेज पर दस्तखत किए थे, जिसमें यह कन्फर्म किया गया था कि हाँ, सेंट्रल बैंक का पैसा उन्होंने ही अपनी देखरेख में निकलवाया है और राष्ट्रपति के आदेश पर ऐसा किया गया है। इस दस्तावेज के अलावा पैसे से जुड़े कोई और सबूत या कागज मौजूद नहीं थे। 4 बजे के दरमियान शुरू हुआ ये ऑपरेशन लगातार 5 घंटों तक चला और 19 मार्च की सुबह 9 बजे पूरा हुआ। अब तक सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की हर तिजोरी खाली हो चुकी थी। जिन तिजोरियों की रौनक कभी नोटों के बंडलों से होती थी, अब वो सिर्फ एक खाली डब्बा बनकर रह गई थी। जबकि कसई जो अपने साथ 3 बड़े ट्रेलर ट्रक लाए थे, उनमें केस के अंदर सारा पैसा रखा हुआ था, जिनमें $1 बिलियन की रकम मौजूद थी। सैनिकों ने ट्रकों को अच्छे से ढका, सभी केस पर आखिरी बार नज़र डाली और फिर आगे जाकर बैठ गए। बाकी काफिला पिछले गेट से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था और शहर के सेंटर को बाईपास करने वाले सर्विस रोड का इस्तेमाल कर रहा था। करीब 9:15 पर कुसई और उनके बाकी साथी और सैनिक कैश से भरे ट्रकों को लेकर सेंट्रल बैंक से दूर चले गए और बगदाद की गलियों और चौड़ी सड़कों की भूल भुलैया में उत्तर पश्चिम की तरफ रवाना हो गए, जबकि बैंक कर्मचारी खामोशी से अपनी बैंक का पैसा दूर जाते हुए देखते रहे। जब ट्रक उनकी नज़रों से ओझल हो गए तो उन्होंने गहरी सांस ली और सबने बैंक के दरवाजे को लॉक करके अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। हर कोई इतनी बड़ी रकम निकासी को देखकर हैरान परेशान था, लेकिन वो ना तो किसी को कुछ बता सकते थे और ना उस पैसे को वापस ला सकते थे। दूसरी तरफ सभी ट्रकों का कंट्रोल कुसे हुसैन के हाथों में था, जो जल्द से जल्द सारे पैसे को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना चाहते थे। लेकिन वो सुरक्षित जगह क्या थी, कोई नहीं जानता था। काफिला बिना रुके सड़कों पर धूल उड़ाता हुआ बगदाद की सड़कों से आगे बढ़ रहा था। कई परिवारों ने खिड़कियों से झांककर फुल रफ्तार से इन ट्रकों को दौड़ते हुए देखा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो इतिहास की सबसे चर्चित रॉबरी देख रहे हैं। ट्रकों में इलाके के इतिहास का सबसे बड़ा कैश कलेक्शन रखा था, जिसमें सेंध लग चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आसमान में लड़ाकू विमानों का शोर गूंज रहा था। भले ही अभी अमेरिका ने हमलों की बौछार नहीं की थी, लेकिन इस चोरी के बाद इराक का आर्थिक पतन शुरू हो गया था और असली तबाही अब भी बाकी थी। 19 मार्च 2003 की रात करीब 9:30 बजे अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी जनता को संबोधित किया और कहा, अमेरिकन और गठबंधन सेनाएं इराक को मिट्टी में मिलाने, वहां के लोगों को मुक्त कराने और दुनिया को गंभीर खतरे से बचाने के लिए सैन्य अभियानों के शुरुआती चरण में है। यानी अमेरिकी हवाओं में इराक के खिलाफ युद्ध की बात उठ चुकी थी। अमेरिकी सेनाएं इराक को तबाह बर्बाद करने के लिए अपनी कमर कस रही थी। इस ऐलान के ठीक 40 मिनट बाद पहली टॉमहॉक मिसाइलों को तैयार किया गया और इनका सीधा निशाना था इराक। मीडिया ने इस अटैक को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जैसे टाइटल से नवाजा। अमेरिका की सरजमी से उठी मिसाइलों ने इराक के कम्युनिकेशन टावर, राष्ट्रपति भवन और सरकारी बिल्डिंग्स को तहस नहस करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में इन धमाकों से बगदाद दहल उठा। रात के अंधेरे में डूबा आसमान विस्फोटों और ट्रेसर फायर से जगमगाने लगा, जिससे आम जनता अपने घरों में भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। होटलों की छत पर तैनात इंटरनेशनल न्यूज चैनलों ने इस बमबारी का लाइव ब्रॉडकास्ट किया और दुनिया ने लाइव सर्जिकल स्ट्राइक में तबाह होता बगदाद देखा। हवा में खुला डर, बेचैनी और दहशत साफ महसूस की जा सकती थी। हर हमला इतना तेज और खतरनाक था कि इराक की जमीन तक कांप उठी थी। बम गिरने के साथ ही इराक का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हो गया था। भले ही इस हमले का बड़े पैमाने पर नेगेटिव इफेक्ट तुरंत देखने को नहीं मिला और फाइनेंशियल लॉस का अंदाज़ा नहीं लग पाया, लेकिन असर बहुत विनाशकारी था। जो सरकारी विभाग पहले से ही पैसों की कमी से परेशान थे, उन्हें अपना रोज़ का काम चलाने के लिए भी ज़रूरी पैसा नहीं मिल पा रहा था। पैसों की कमी की वजह से कई काम रुक गए थे या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इससे लोगों को मिलने वाली सेवाओं पर भी गहरा असर देखने को मिला। जो अस्पताल सेंट्रल से मिलने वाले पैसों पर डिपेंड थे, वो समय पर अपने सामान देने वाले लोगों को पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। पैसों की कमी की वजह से दवाइयों और ज़रूरी सामान की खरीद में दिक्कत आने लगी।
इससे अस्पताल की सेवाओं पर भी असर पड़ा और ज़रूरी दवाइयों का इंपोर्ट तक रुक गया। लेकिन मरीजों की तादाद कम नहीं हो रही थी, इसलिए कोई दूसरा ऑप्शन ना होने के चलते डॉक्टर्स ने बिना एनेस्थीसिया के पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया। जो सर्जन्स ग्लव्स को एक बार इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में फेंक देते थे, अब वो उन्हें दोबारा भी यूज़ करने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि सामान की दिक्कत बढ़ती जा रही थी। इराक में काम करने वाले लोगों में से 60% से ज़्यादा लोग सरकारी कामकाज में लगे हुए थे, लेकिन इन हमलों के बाद आई आर्थिक मंदी की वजह से अचानक उनकी सैलरी पर भी रोक लगा दी गई। सैलरी ना मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ा, जिससे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, आर्मी यानी लाखों परिवारों की आमदनी अचानक बंद कर दी गई थी। क्रेडिट पर चलने वाले बाजार कोलैप्स कर रहे थे। सरकार के आदेश से इराकी दिनार की कीमत को ज़बरदस्ती बहुत ऊंचा रखा गया था, लेकिन असली बाजार में उसकी कीमत टिक नहीं पाई। इराक के काले बाज़ारों में दिनार की कीमत तेज़ी से गिर गई। इससे लोगों की बचत और ख़रीदने की ताकत पर बुरा असर पड़ा। बैंकों पर ताले लटक गए, एटीएम सर्विस ठप पड़ गई। लोग कैश जमा कर रहे थे, लेकिन कैश की कीमत भी अब उस रद्दी की तरह हो गई थी जिसका कोई मोल नहीं बचा था, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही थी। यानी चीज़ों की कीमत बढ़ने से पैसों की कीमत कम हो रही थी। 18 मार्च को जिस रोटी की कीमत 250 दिनार थी, 25 मार्च को उसी रोटी की कीमत 250 दिनार से बढ़कर 10,500 दिनार तक पहुंच गई। अप्रैल तक बुनियादी सामान का लेन देन वस्तु विनिमय यानी बाटा सिस्टम के जरिए होने लगा। यानी अब पैसे बेकार हो गए थे और लोग ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए एक दूसरे को सामान दे रहे थे और अपनी अपनी ज़रूरत का सामान ले रहे थे, जैसे कार के बदले जनरेटर, दवा के बदले सोना और गहने। सोसाइटी को एकजुट रखने वाला पूरा करेंसी सिस्टम तहस नहस हो गया था और ये आर्थिक मंदी किसी बड़े हमले से कम नहीं थी। बमों ने जहां इमारतों को मिट्टी में मिला दिया था, वहीं बैंक रॉबरी ने उस फाइनेंशियल सिस्टम को बर्बाद कर दिया जो एक देश को स्मूथली चलाने में कारगर साबित होता है। सद्दाम हुसैन ने सिर्फ पैसे ही नहीं चुराए थे, बल्कि उन्होंने अपने ही देश को फाइनेंशियली पूरी तरह से कंगाल बना दिया था। लेकिन असली प्रॉब्लम इसी एक फैसले से शुरू हुई जिसने देश की जनता को सड़क पर ला दिया। लोग अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गए और वो भी उन्हें नहीं मिली। 19 मार्च 2003 की देर रात को अमेरिकी सेना ने बगदाद पर हमलों की शुरुआत की थी और कई दिनों तक अपना कब्जा जमाए रखा था। सरकार की व्यवस्था लोगों की उम्मीद से बहुत तेजी से टूट गई। प्रशासन और नियम कायदे कमजोर पड़ गए, जिससे देश में अराजकता और परेशानी फैल गई। फिरदौस स्क्वायर में लगे सद्दाम हुसैन की स्टैचू को 9 अप्रैल को गिरा दिया गया, जो गुस्से और नफरत में उठाया गया कदम था। 1 मई को मेन वॉर ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान हुआ, लेकिन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन फरार रहे। उनका कोई अता पता नहीं था। राष्ट्रपति की प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन के लिए 4थी पैदल सेना डिवीजन की एक टीम उतरी। टीम बगदाद के आदमिया इलाके में गई, जहां एक महल बना हुआ था। इसी महल में टीम ने जाकर सभी कमरों और सामान को ध्यान से देखा और ज़रूरी तलाशी ली। ये महल उन दर्जनों परिसरों में से एक था जिन्हें सद्दाम हुसैन ने खुद बनवाया था। ये शानो शौकत और अमीरी की मिसाल था, जो बाहर से देखने में तो सुंदर था ही, अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। लेकिन अब ये किसी लावारिस ठिकाने की तरह नजर आ रहा था, क्योंकि महल का मालिक ही लोगों की नज़रों से ओझल होकर कहीं भाग गया था। इस महल पर सोने की परत चढ़ी इटालियन संगमरमर और आधा टन वजन के झूमर लगे हुए थे। जब टीम पूरे महल को तलाशती हुई तहखाने में गई तो उन्हें एक बंद कमरा दिखाई दिया, जो काफी रहस्यमयी लग रहा था। इसलिए टीम मेंबर ने तुरंत इस कमरे को खोलने की कोशिश की और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। टीम ने देखा कि अंदर एल्यूमिनियम के ढेरों डिब्बे या केस रखे हुए हैं। जैसे ही टीम ने पहला केस खोलकर देखा तो उनकी आंखें चौंधी आ गईं, क्योंकि केस में $1 के नोटों की बंडल रखे हुए थे, जिन्हें बंडल बनाकर वैक्यूम सील किया गया था। जब टीम ने दूसरा केस खोला तो उसके अंदर भी नोट भरे थे। तीसरे, चौथे, पांचवें, हर केस में पैसों की भरमार थी। ये देख टीम मेंबर्स ने तुरंत अपने आला अधिकारियों से बात की और तुरंत इस महल में आने को कहा। इतने सारे पैसों के बारे में सुनकर अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि ऐसी आर्थिक मंदी में पैसों का मिलना किसी बड़े खजाने से कम नहीं था। इसलिए अधिकारियों का एक बड़ा काफिला सद्दाम हुसैन के महल में चला आया और शाम तक पूरी नकदी की एक लिस्ट तैयार की गई। जब कैश को गिना गया तो पता चला कि इस कैश की रकम 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। साथ ही कुछ यूरो और इराकी दिनार भी मौजूद हैं। एक ही बार में बरामद की गई ये रकम इतिहास की सबसे बड़ी नकदी बरामदगी में से एक थी। किसी भी ड्रग छापेमारी से ज़्यादा
किसी भी आपराधिक सत्य से बड़ी, किसी भी ऐसी चीज से बड़ी जिसका सामना किसी ने पहले कभी किया हो। इतनी बड़ी रकम और इतना सारा कैश देखकर इन्वेस्टिगेटर्स भी हक्का बक्का रह गए। नोट एकदम नए थे, एक सीक्वेंस में लगे थे और अभी भी फेडरल रिजर्व के बैंड में लिपटे हुए थे। कुछ नोट तो ऐसे थे जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था क्योंकि वो सर्कुलेशन में आए ही नहीं थे। ये जेब खर्च या इमरजेंसी फंड नहीं था, ये देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा था जो देश के तानाशाह के तहखाने में फर्नीचर और स्टोरेज की तरह पड़ा हुआ था। इतनी बड़ी कैश रिकवरी के बाद अधिकारियों ने एक बयान जारी किया और पैसे मिलने के बारे में बताया। जैसे ही ये खबर महल के तहखानों से निकलकर आम गलियों और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंची, कई सवाल खड़े हो गए। कई खुफिया रिपोर्टों और फाइनेंशियल ऑडिट से पता चला कि सद्दाम हुसैन ने सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से करीब $1 बिलियन निकाले थे, जिनमें से $50 मिलियन बरामद कर लिए गए थे। ऐसे में सवाल उठा कि बाकी की रकम कहाँ है। जैसे ही ये सवाल उठे, अलग अलग थ्योरीज की बाढ़ आ गई। कुछ खुफिया एनालिस्ट्स ने कहा कि अमेरिकी अटैक से पहले के दिनों में बॉर्डर क्रॉस करके पैसों की तस्करी की गई होगी, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि इसे सद्दाम हुसैन के पुश्तैनी घर तिरुत के पास किसी खुफिया जगह पर दफनाया गया होगा। कुछ का तर्क था कि विद्रोह की तैयारी के बीच ये रकम वफादार लोगों को उनके फ्यूचर में किसी भी तरह के विरोध या बगावत को रोकने के लिए पेमेंट के रूप में दी गई होगी। इसे एक तरह का इनाम या प्रोत्साहन माना गया ताकि वो सरकार के साथ बने रहें और किसी भी विरोध से बचा जा सके, जिसमें आदिवासी नेताओं को रिश्वत देना, सुरक्षित ठिकानों के लिए फंडिंग करना और उस विद्रोह के लिए शुरुआती पैसा इकट्ठा करना शामिल था जो जल्द ही पूरे देश को अपनी चपेट में लेने वाला था। ऐसी अनेक थ्योरीज हवा में तैर रही थीं, लेकिन पैसे को कहां और किस काम में ठिकाने लगाया गया ये सच कोई नहीं जानता था। पैसा एक झटके में गायब हो चुका था और देश की कंगाली के साथ उसी की मिट्टी में जैसे दफन हो गया था। अधिकारियों और इन्वेस्टिगेटर्स ने इन गायब हुए पैसों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 22 जुलाई 2003 को मौसूल में एक मुखबिर से एक खुफिया जानकारी मिली जिसमें बताया गया कि अमेरिकी सेना ने एक पॉश इलाके में एक विला को घेर लिया है। ये घर असल में सद्दाम हुसैन के एक चचेरे भरता था। पड़ोसियों ने बताया था कि इस घर में कुछ अजीब अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। अक्सर घर में हथियारबंद लोग आते जाते दिखते हैं, काली गाड़ियों का मेला लगा रहता है और जैसे ही रात का अंधेरा छाता है सामान की डिलीवरी शुरू हो जाती है। ये सब जानने के बाद अमेरिकी कमांडरों का मानना था कि शायद इसी घर में कुसे हुसैन और उदय हुसैन छुप कर रह रहे हैं। इसीलिए अमेरिकी सेना ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया। लाउड स्पीकर्स की मदद से अंदर मौजूद लोगों से कहा गया कि जो भी अंदर है वो बाहर आए और खुद को सेना के सामने सरेंडर कर दें। ये ऐलान सुनने के बाद कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक ऊपर वाली मंजिल से ऑटोमेटिक वेपन से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके जवाब में अमेरिकी सेना ने भी धुआंधार गोलियां चलाईं और ये खौफनाक लड़ाई करीब 4 घंटे तक जारी रही। अमेरिकी सेना ने इमारत पर कई खतरनाक मिसाइलें भी दागी। हेलीकॉप्टर्स ने एयर सपोर्ट प्रोवाइड की। इस गोलीबारी और हमलों की वजह से विला का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जब सैनिक हथियार लेकर विला के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर दर्दनाक था। जमीन पर 4 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। पास जाकर जांच करने पर खुलासा हुआ कि उनमें से एक कुसे हुसैन था और दूसरी उदय हुसैन की थी, यानी सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे इस मुठभेड़ में मारे गए थे। कुसे के हाथ में AK-47 राइफल थी और उसके सीने पर गोलियों के गहरे घाव थे जो उसकी मौत की वजह बने। कुछ दूरी पर उदय की बॉडी पड़ी थी और उसके पास भी घातक हथियार मौजूद थे, लेकिन अमेरिकी सेना के सामने उनकी एक न चली और आखिर में उन्होंने अंत को गले लगा लिया। ये दोनों भाई भले ही व्यवहार और स्वभाव में एक दूसरे से अलग थे, लेकिन सद्दाम हुसैन के आपराधिक इतिहास में इन दोनों की अहम भूमिका थी। दोनों अपने पिता के हर फैसले में उनका साथ देते थे, लेकिन अब उनका ये अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। 13 दिसंबर 2003 को तिकृत के पास अदावर शहर के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस से जुड़ी खबर मिली। मुखबिरों ने बताया कि एक पूर्व बॉडीगार्ड की प्रॉपर्टी पर कुछ लोग आते जाते हैं और उनकी एक्टिविटी काफी सस्पिशियस है। जैसे ही ये खबर अमेरिकी सेना तक पहुंची, उन्होंने तुरंत उस इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। निगरानी के दौरान अमेरिकी सैनिकों को घर के पीछे जमीन के नीचे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया, जिसे ईंटों और मिट्टी से छुपाने की कोशिश की गई थी। सैनिकों ने मिट्टी हटाकर देखा तो नीचे एक स्टायरोफोम प्लग लगा हुआ दिखाई दिया। जब इसे बाहर निकाला गया तो उसके नीचे लगभग 6 फीट गहरा गड्ढा था, जिसे नारंगी फोम और वेंटिलेशन पाइप से ढका गया था। जब सैनिकों ने अंदर झांका तो सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें ठहर गईं। उसी गड्ढे के अंदर बिखरे बालों वाला एक शख्स बैठा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन था, जो जनता और अमेरिकी सरकार से छुपकर जमीन की गहराई में बैठा हुआ था। लेकिन आखिरकार अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें ढूंढ ही निकाला। सैनिकों को देखकर सद्दाम हुसैन ने कोई विरोध नहीं किया। बहुत ही खामोशी से उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही राष्ट्रपति हैं जिनकी तस्वीरें कभी रौब और ताकत की निशानी बनकर जगह जगह लगी होती थीं। सैनिकों के सामने एक दुबला पतला थका हुआ इंसान बैठा था, जिसने महंगी वर्दी की जगह मिट्टी और गंदगी से सने कपड़े पहन रखे थे। सैनिकों ने उन्हें गड्ढे से बाहर निकाला और तलाशी ली। उनकी जेब से एक पिस्तौल मिली, जिससे एक भी गोली नहीं चलाई गई थी।
गड्ढे की तलाशी में 2 AK-47 राइफलें भी मिली, जिन्हें भी अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। इनके अलावा उसी गड्ढे से 7.5 लाख नकद मिले। अमेरिकन सेना के एक डॉक्टर ने क्राइम सीन पर ही सद्दाम हुसैन की तलाशी ली, ताकि पता चल सके कि क्या उन्हें कोई गंभीर चोट है। इस बीच सद्दाम हुसैन ने कोई गुस्सा या भागने की कोशिश नहीं दिखाई, बल्कि बहुत ही शांति से अपने बारे में बताया। मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का राष्ट्रपति, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। लेकिन सैनिकों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब कोई बातचीत नहीं होनी थी, वॉर खत्म हो चुकी थी। इसलिए सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर वहाँ से ले जाया गया। इसके बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की अस्थायी सरकार ने इराक के पैसों और खर्चों की पूरी जांच शुरू की, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ। उनका मकसद हिसाब साफ करना और गड़बड़ी पकड़ना था। 2003 में ही चोरी की काली सच्चाई अधिकारियों के सामने आने लगी और जांच पड़ताल के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी कंफर्म किया कि 18 मार्च का लिखित पत्र उस समय के इराकी कानून के तहत लीगल था। दरअसल इराकी संविधान ने युद्ध के समय में देश के राष्ट्रपति को कई इमरजेंसी पावर्स दी थी, जिनमें युद्ध के समय देश की रकम पर एक तरफा कंट्रोल भी शामिल था। इसलिए सद्दाम हुसैन को सेंट्रल बैंक से पैसा निकालने से पहले ना तो किसी निगरानी की जरूरत पड़ी, ना किसी काउंटर सिग्नेचर की, और ना ही पार्लियामेंट्री अप्रूवल की। साफ शब्दों में कहें तो ये विड्रॉल कानूनी था और सद्दाम हुसैन ने इराकी कानून के मुताबिक कोई अवैध प्रक्रिया नहीं अपनाई थी। बल्कि अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इसे चोरी कहा जाए या फिर युद्धकाल में उठाया गया एक प्रशासनिक फैसला। आगे चलकर यह साफ हुआ कि इराकी संविधान के दायरे में इसे पारंपरिक बैंक रॉबरी नहीं कहा जा सकता था। इसे कई विश्लेषकों ने एक तरह की सेल्फ थेफ्ट बताया, जिसमें सत्ता ने अपने ही बनाए गए कानूनों के तहत देश के खजाने को खाली कर दिया और उसी कानूनी ढांचे के सहारे उसे वैध भी ठहरा दिया। 2004 में द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्टों में अमेरिकी अधिकारियों और इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले से इसे आधुनिक समय की सबसे भ्रष्ट शासन व्यवस्थाओं में से एक उदाहरण बताया गया। बाद की जांचों में यह भी सामने आया कि अमेरिकी सेना द्वारा बरामद किए गए $50 मिलियन में से भी एक बड़ा हिस्सा बाद में स्पष्ट रिकॉर्ड के बिना खर्च हो गया। कुछ रकम पुनर्निर्माण परियोजनाओं में लगाई गई, जबकि कुछ गठबंधन की अंतरिम सरकार के ऑपरेटिंग फंड में चली गई। इससे यह संकेत मिला कि करप्शन, मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड के जरिए इराकी और अमेरिकी प्रशासनिक ढांचे में अरबों डॉलर की अनियमितताएं हुई। इराक के राष्ट्रीय लेखा जांच कार्यालय ने बाद में अंदाजा लगाया कि कब्जे के पहले 2 सालों में $20 अरब से ज्यादा रकम का स्पष्ट हिसाब नहीं मिल सका। ये पैसा देश का था, लेकिन उसका रिकॉर्ड अधूरा और बिखरा हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ रकम विद्रोही गुटों के हाथ लगी, जबकि एक बड़ा हिस्सा भ्रष्ट इराकी अधिकारियों और विदेशी ठेकेदारों की जेब में चला गया। सालों तक ये आर्थिक अव्यवस्था देश को अंदर से खोखला करती रही। 2005 और 2007 में अमेरिकी कांग्रेस की जांच में भी ये बात सामने आई कि पुनर्निर्माण के लिए दिए गए फंड को संभालने में गंभीर गड़बड़ियां थीं, और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा झटका वही था जो 18 मार्च की रात शुरू हुआ था, जब सत्ता, कानून और खजाना एक ही हाथ में सिमट गए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि पैसे के इस्तेमाल की सही निगरानी नहीं हुई, हिसाब किताब ठीक से नहीं रखा गया और काम सही तरीके से पूरे नहीं हुए। इन जांचों में मैनेजमेंट की साफ नाकामी दर्ज की गई। अरबों डॉलर की नकदी से भरे पैरेट सैन्य मालवाहक विमानों से इराक भेजे गए। ये पैसा जल्दी पहुंचाया गया और बाद में लगभग बिना सही कागजी रिकॉर्ड के बांट दिया गया। कई जगह ये साफ नहीं था कि किसे कितना पैसा मिला और किस काम में खर्च हुआ। सही दस्तावेज न होने से बाद में हिसाब मिलाना मुश्किल हो गया। कुछ रकम चोरी हो गई, कुछ खो गई और कुछ वॉर के कोहरे में धुंधली हो गई। इस घटना के बाद से सद्दाम हुसैन की इमेज पूरी तरह से बदल गई। भले ही ये चोरी, विद्रोह, सजा और अराजकता के तले दब गई हो, लेकिन इराकियों के लिए ये डकैती कुछ और ही बन गई थी। ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं, बल्कि धोखे की दास्तान थी। सद्दाम के शासनकाल में भाई भतीजावाद ज्यादा देखने को मिला। बड़े बड़े ओहदे उन्होंने अपने बेटों, चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों को सौंप रखे थे। दृत से आए उनके कबीले का सिक्योरिटी सिस्टम पर पूरी तरह से कंट्रोल था। इराक की प्रॉपर्टी और संपत्ति को कभी पब्लिकली रिवील नहीं किया गया। ये सिर्फ हुसैन फैमिली की जागीर बनकर रह गई थी, जिस पर सिर्फ उनका हक था। 18 मार्च की लूट के बाद से इराक की फाइनेंशियल कंडीशन और जर्जर हो गई और देश का पतन तेजी से होने लगा। जिस सरकार को देश की सुरक्षा के लिए बिठाया गया था, उसी के हाथों देश की बर्बादी हो रही थी। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चला और फांसी का फरमान जारी कर दिया गया। इसलिए नहीं कि उन्होंने पैसे चुराए थे, बल्कि उन पर नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध जैसे कई आरोप लगे थे। उनकी क्राइम लिस्ट में बैंक रॉबरी का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि उसे इराकी संविधान लीगल करार दे रहा था। इस निकासी के लिए सद्दाम हुसैन के किसी भी परिवार वाले को कानून का सामना नहीं करना पड़ा। कुस हुसैन और उदय हुसैन की मौत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों पर पलटवार किया था और हमले में मारे गए थे, जबकि सैनिकों ने उन्हें सरेंडर करने को कहा था। सद्दाम हुसैन का लिखा गया लेटर भले ही सुनने में अजीब लगा हो, लेकिन कानूनी रूप से वो सही था और ये निकासी अपराध नहीं बल्कि एक पॉलिसी थी। इराक का कानून जनता की रक्षा नहीं करता, बल्कि शासक की सेवा करता था। जब शासक ही तिजोरियां खाली करने का फैसला करता है, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। ना कोई कंट्रोल, ना कोई बैलेंस और ना ही कोई निगरानी समिति जो राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ खड़ी हो सके।
ऐसी कोई भी रुकावट सद्दाम हुसैन के सामने नहीं थी। इसलिए उन्होंने बेधड़क होकर अपनी मर्जी चलाई और एक लिखित नोट के जरिए पूरी सेंट्रल बैंक ऑफ इराक को खाली कर दिया। सिर्फ एक सिग्नेचर, एक ऑर्डर और एक सोच ने हर सुरक्षा उपाय, हर नियम और हर उस व्यवस्था को दरकिनार कर दिया जिसे एक देश की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी समझा जाता है। इराक की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को उस एक इंसान ने मिट्टी में मिला दिया जिसे उसकी रक्षा के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि कानून ही ऐसा था कि उन्हें इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कोई डर, कोई झिझक और कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, और ना ही कोई ऐसा शख्स दीवार बनकर खड़ा हो पाया जो उन्हें रोक सके। यही आम जनता के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन करने वाली बात साबित हुई। उन्हें समझ आया कि देश की जिम्मेदारी पूरी तरह से एक इंसान के हाथ में सौंपना कितना भारी पड़ सकता है। ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पैटर्न था जिसे इतिहास में कई बार दोहराया गया है। ढहती हुई सरकारें, अंत के कगार पर खड़ी तानाशाही और देश की असुरक्षा। इस दौर से इराक कई बार गुजर चुका है। सद्दाम हुसैन के दौर में जो हुआ उसे आज भी इराकी सोचकर कांप उठते हैं, क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक से इतनी बड़ी रकम नहीं निकाली गई होती तो उसे आम जनता की सैलरी दी जा सकती थी, करेंसी को स्टेबल किया जा सकता था, युद्ध के दौरान सर्विसेज को बैलेंस और कंटिन्यूटी में बनाए रखा जा सकता था, टीचर्स को उनकी सैलरी मिल पाती, डॉक्टर्स को संसाधनों की कमी से जूझते हुए मरीजों का इलाज नहीं करना पड़ता, मिडिल क्लास और लोअर क्लास परिवारों को अपनी सालों की जमा पूंजी खर्च नहीं करनी पड़ती, और छोटे बच्चे भुखमरी और आर्थिक तंगी का सामना ना करते। लेकिन अफसोस, इन सबके हक की रकम ट्रकों में लदकर चली गई और आम जनता के हाथ खाली रह गए। इससे विद्रोह और भ्रष्टाचार तेजी से फैलने लगा और सत्ता में बैठे लोग इस मुश्किल हालात में भी अपना फायदा देखने लगे। किसी को भी आम जनता की फिक्र नहीं थी। वक्त के साथ ये जख्म भरने लगे। जो सेंट्रल बैंक एक रात में पूरी तरह से खाली हो गई थी, वो भी समय के साथ फिर से भरनी शुरू हो गई और पहले की तरह काम करने लगी। ऑयल रिजर्व और इंटरनेशनल फंड की मदद से तिजोरियां फिर से नोटों से भर गईं। लेकिन 18 मार्च 2003 की रात जो हुआ वो आज भी इराकियों के लिए एक बुरे सपने की तरह है। उस रात सेंट्रल बैंक एक खाली तहखाने की तरह रह गई थी और ये सब देश के राष्ट्रपति के आदेश पर हुआ था। हालांकि कुछ समय बाद केस सुलझ गया, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, लेकिन बाकी बची रकम कभी हाथ नहीं लगी। उनके साथ ये राज भी दफन हो गया कि आखिर बाकी रकम कहाँ गई। कुछ लोगों का मानना था कि शायद उसे विद्रोहियों पर खर्च कर दिया गया होगा। कुछ का कहना था कि वो रकम विदेशी खातों में जमा की गई होगी। कुछ ने अंदाज़ा लगाया कि फर्जी कंपनियों और बिचौलियों के जरिए हेरा फेरी कर ली गई होगी। लेकिन सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी है। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।